हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्युबिलिटी, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इससे काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड के क्वेश्चन हो। काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी के डिटेल में जाने से पहले ये जानना चाहिए हम लोगों को कि कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं लैंग्वेज में सॉल्युबिलिटी लिखा रहे तो इसका क्या मतलब आपको समझना चाहिए। तो कहीं भी आपको सॉल्युबिलिटी अगर दिख जाए तो इसका मतलब आपको समझना है कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, और कंसंट्रेशन क्या वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। तो कंसंट्रेशन, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफाइन करने के बाद ये तो मुझे समझना है कहीं लिखा रहे, तो इसको डिफाइन हम लोग किस तरह से कह सकते हैं। जैसे जो इसका जो जो सबसे पॉपुलर इसका आपको दिखेगा न्यूमेरिकल में, वो दिखेगा। इसको मैं फर्स्ट तरीका से डिफाइन करता हूँ। डिफाइनेशन करने का पहला तरीका कि मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ क्या लिखा मैंने? यहाँ मैंने लिखा मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलैरिटी, मैंने यहाँ लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का एक एग्जाम्पल तो मोलैरिटी भी है। तो पहला तरीका इसको डिफाइन करने का जो मोस्ट पॉपुलर है वो है मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो बताया था मैंने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूट को नहीं घोल सकते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसको, एक और तरह से हम लोग इसी बातों को एक बात दूसरी बातों से कह सकते हैं क्या, मैक्सिमम मोलैरिटी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा रहे कि भाई कि इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम मोलैरिटी ये है, तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई ये सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब है अब इससे ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है। अब इससे ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है तो इसका मतलब वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो कहीं भी अगर मैक्सिमम मोलैरिटी लिखा रहे, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर कहीं भी बच्चों कि सॉल्यूशन का मैक्सिमम मोलैरिटी लिखा रहे, इसका मतलब ही है कि यह सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही होगा। तो अब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलैरिटी फिर से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखनी है। जैसे आपको मैं लिख दूं कि आपको लिखा कहीं मिल जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 m, 0.25 m। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही सॉल्युबिलिटी लिख दिया, इसका मतलब जिस सॉल्यूशन की बात की जा रही है वह सैचुरेटेड है। समझ गए? जैसे ही सॉल्युबिलिटी लिख दिया और यहाँ 0.25 m दिख दिया, दिस इज नॉट नॉर्मल मोलैरिटी। यह कोई नॉर्मल मोलैरिटी नहीं है, यह मैक्सिमम मोलैरिटी है। किसका? उस सॉल्यूशन का। या फिर कह सकते हैं यह मोलैरिटी है किसका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो इसको हम लोग दो बात कह सकते हैं दिस इज मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। या फिर इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसका और क्या मतलब समझेंगे, क्योंकि कुछ भी लिखा रहता है ना उसको समझना बहुत जरूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब तक आप उसके मतलब को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते हो। या फिर क्या समझेंगे, मैंने क्या बोला इसको, मैंने मैक्सिमम मोलैरिटी है, मैक्सिमम मोलैरिटी है, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको इतना दिमाग में रहता है तो आई थिंक सॉल्विटी क्या है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और किसी क्वेश्चन में सॉल्विटी लिख देगा तो आपको डर नहीं लगेगा कि भाई सॉल्विटी लिख दिया है क्या, भाई ये चीज़ क्या है, ये किस बात को समझा रहा है। तो कुछ नहीं, वो बस ये कहना चाह रहा है भाई जिस सॉल्यूशन को मैंने लिया है उसका मैक्सिमम मोलैरिटी यही हो सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा मोलैरिटी आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट नहीं घोल सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन इटसेल्फ सैचुरेटेड है। ठीक है बच्चों, एक और इसका डेफिनेशन करने का तरीका है जिसको मैं सेकंड वे कह देता हूँ। अब वो भी काफ़ी पॉपुलर है। आपको थ्योरेटिकल वे में अगर मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द वेट ऑफ, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इट इज द वेट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram solvent to form a separated, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा मैंने, क्या है सॉल्युबिलिटी, कहता है किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, यानी कि अपने को क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना ग्राम सॉल्यूट आप घुलाएंगे वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहला जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना ग्राम सॉल्यूट आप घुलाएंगे वही उसका सॉल्युबिलिटी कहला जाएगा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना ग्राम सॉल्यूट घुलाया जा सकता है वही उसका सॉल्युबिलिटी कहला जाएगा। यानी कि इसी बातों को हम लोग अपनी भाषा में लिख देते हैं, मैक्सिमम weight of solute which can be dissolved in 100 ग्राम सॉल्वेंट। बस, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर अगर आप बदल देते हो तो अमाउंट बदल जाएगा, जो आप ऐड करने वाले अमाउंट है सॉल्यूट को, जो ऐड करने का जो अमाउंट है वो बदल जाता है। इसलिए आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना है, ये तो हर जगह लेना है, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करने लगता है। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर आप बदलते रहिएगा तो सॉलिबिलिटी जो है वो भी बदलते रह जाएगी, यानी कभी ज़्यादा घुल जाएगा कभी कम घुल जाएगा, आपको ये कांस्टेंट रखना है। तो एक तो मैंने क्या कहा, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट तुम घुला सकता है वही उसका सॉल्युबिलिटी। काफ़ी आसान है एकदम याद रखने के लिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल सकता है वो वही उसका सॉल्युबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दो तरीका है याद रखने का। एक को मैंने मोलैरिटी के टर्म में डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम मोलैरिटी जो होगा वही सॉल्युबिलिटी होगा, और दूसरा मैंने बता दिया मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए, जो होता है सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाने के लिए, तो वही सॉल्युबिलिटी कहला जाएगा। यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाएगा जितना ग्राम, वही उसका सॉल्युबिलिटी कहला जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ सॉल्युबिलिटी जो होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट, ले लो ग्राम में ही लेना है, यहाँ भी ग्राम ले सकते हो, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो आप सॉल्वेंट जितना भी लिए हैं,
और आपको निकालना है 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन बोर्ड लेवल पे ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है। बट किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो भाई सिंपल याद रखो, मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब अपना सिलेबस क्या है इसमें, सिलेबस क्या है देखें जरा। अभी तो इसमें बस इंट्रोडक्शन हो रहा था। सिलेबस, हमको इसमें दो बातें पढ़नी है। पहली बात है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारा सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने पढ़ाया था, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये सब डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा हम लोग को डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड, इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है VBI, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो जिन बच्चों को सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड समझ में आ रहा है तो उनको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो गैस होगा और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा। ठीक है, तो अपने को बस इसी दो तरह के सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी को स्टडी करना है और किसी का भी हम लोगों को स्टडी नहीं करना है, यही अपना सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। तो आपका पहला टॉपिक आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एकदम आराम आराम से सीखते चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत बातें सीखनी है भाई। तो देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई सॉल्युबिलिटी निकालनी है, किसकी स्टडी करनी है, वैसे सॉल्यूशन की जिसमें अपना जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होना चाहिए और अपना जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए। ये हम लोग इसी तरह के सॉल्यूशन की बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब सुनो, जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बातें करते हैं इसका मतलब वहां पे ऑटोमेटिक एक वर्ड आ जाता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी में जाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने में कितनी तरह के प्रोसेसेस होते हैं। तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन को सैचुरेट करने लगते हैं तो दो प्रोसेस वहां पे काम करते हैं। तो लिख सकते हैं टू मेक सॉल्यूशन saturated two main processes occurs। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग बनाने लगते हैं तो दो मेन प्रोसेस वहां पे होते हैं। कौन कौन, एक को हम लोग कह देते हैं डिसोल्यूशन, पहला है जिसका नाम है डिसोल्यूशन, और दूसरा जो टर्म है उसको हम लोग कह देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये दो चीजें वहां पे होती हैं जब अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने लगता है। जैसे मान लो कोई एक गिलास पानी लिए, तुम उसमें चीनी घुलाना शुरू किए, तो शुरू में चीनी जो घुलते जाता है, तो जो चीनी घुलता जा रहा है तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है चीनी के घुलने का पानी में, उसे डिसोल्यूशन कह देंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि जैसे कि घुलना चीनी बंद हो जाएगा और उसके बाद में अगर तुम सॉल्यूट को बाहर से डालोगे तो धीरे धीरे जो सॉल्यूट होंगे वो नीचे की ओर बैठने लगेंगे। ठीक है, तो बाहर से अगर एक्स्ट्रा चीनी तुम डालने लगोगे तो वो क्या हो जाने लगेगा, धीरे धीरे जो घुला हुआ चीनी है अंदर वो
नीचे वो बैठने लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस टू dissolve the solute into solvent to increase the concentration। सिंपल सी बात है, मैंने वही कहा कि जैसे कोई सॉल्वेंट लिए और उसमें तुमने बाहर से सॉल्यूट डाल दिया, अगर वो सॉल्यूट घुल गया तो घुलने की जो प्रक्रिया है उसे डिसोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, और जो घुला हुआ है, अगर वो घुला हुआ जो है सॉल्यूट वह सॉल्यूशन से बाहर आ जाए तो उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, यानी एक तरह का प्रेसिपिटेशन तुम समझ सकते हो। तो इसे हम लोग कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस टू form colloids with solute particles and get separated out from the solution। ये क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुले हुए हैं तो काफी छोटे छोटे रहते हैं, काफी छोटे छोटे घुले हुए रहते हैं। ठीक है, काफी छोटे छोटे रूप में घुले रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये सॉल्यूट आपस में एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो एक बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब ये बड़े पार्टिकल्स क्या होंगे, ये हैवी होने के कारण ये नीचे की ओर सेटल कर जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट कर जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन के मेन पार्ट से वो बाहर निकल जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है क्या, जिससे कि छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं और सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जुड़ना और बाहर निकलना, यह जो पूरी प्रक्रिया है किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्यूट का बाहर होने का, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो घुला हुआ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जैसे जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो क्या होता है, बाहर से हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, तो शुरू में जितना भी सॉल्यूट डालते हैं वो घुलने लगता है। अब बाद में क्या होता है, जितना भी तुम सॉल्यूट डालोगे वो सब क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठने लगेगा। तो शुरू में क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि क्रिस्टलाइजेशन भी होने लगता है, यानी कि जितना तुम बाहर से डालने लगते हो वह जाके नीचे बैठने लगता है। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई अब डिसोल्यूशन, जितना तेजी से डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही तेजी से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि बाहर से तुम जो भी डालते हो वो पहले घुलता है, अब फिर वो क्रिस्टलाइज होता है। फिर से बोल रहा हूं, जो भी तुम सॉल्यूट एक्स्ट्रा बाहर से डालते हो पहले वो डिसॉल्व होता है और उसके बाद वो क्रिस्टलाइज होता है। याद रखेंगे इस बात को, यानी कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो तुम डाले हो वो घुले और फिर घुलने के बाद क्रिस्टलाइज हो जाए, बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना तुम सॉल्यूट घुला रहे हो उतना ही निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एक इक्विलिब्रियम को रीच कर चुका है जिसमें वह अब ज्यादा सॉल्यूट का डिमांड नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम अब जितना भी डालोगे पहले उसको घुला तो देगा, उसको फिर बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस अवस्था को, किस अवस्था को, जब जितना डिसोल्यूशन हो उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, इस अवस्था को हम लोग कह देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग एक टर्म देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो अभी मैंने कहा डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है किसी भी सॉल्यूशन का जब
रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब जो घुलने का जो रेट है, जिस तेजी से वो घुलता है, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिस तेजी से वह सॉल्यूशन से बाहर निकलता है, वो दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब जो अपना सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं मांग रहा है, लेकिन तुम घुलाओगे तो घुल तो जाएगा, लेकिन जितना तेजी से वो घुलेगा उतना ही तेजी से क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज भी हो जाएगा। एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, ऊपर से वो घुलते जाएगा और पहले जो घुला हुआ सॉल्यूट है वो बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्लासरूम में मान लो कि 50 बच्चे की बैठने की कैपेसिटी है, ठीक है। अब मान लो अभी 50 बच्चे की बैठने की कैपेसिटी है, तो पहले मान लो 5 बच्चे उसमें जाएंगे तो क्लास में बैठ ही जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। फिर 10 बच्चे गए, फिर बैठ गए, फिर 25 बच्चे गए, वही बैठ गए। अगर इस तरह से करते करते 100 बच्चे तक क्या होगा, सॉरी, अगर 50 बच्चे तक क्या होगा, डिसोल्यूशन होता जाएगा, डिसोल्यूशन होता जाएगा, बैठते जाएंगे। लेकिन जैसे ही मान लो 50 के बाद एक भी बच्चा अगर एंट्री करेगा तो वो जाके बैठेगा, लेकिन बाहर से आया हुआ बच्चा बैठा तो अंदर से बैठा हुआ एक बच्चा बाहर आ जाएगा। फिर मान लो 5 बच्चा आके अगर बैठेगा तो अंदर से 5 बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं और बच्चे जा रहे हैं, लेकिन अंदर क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो 50 का 50 ही बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक ऐसा स्टेट है, द स्टेट एट विच, ये काफी इंपॉर्टेंट था समझना, द स्टेट एट विच द रेट ऑफ dissolution becomes equal to rate of crystallization. Rate of crystallization is called dynamic equilibrium. एक ऐसा स्टेट जब जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब एक ऐसा स्टेट जितना बच्चा क्लास में इंटर कर रहा है उतना ही बच्चा को क्लास से बाहर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे की कैपेसिटी है तो 50 पूरा हो चुका है, यानी कि अंदर एक मूवमेंट हो रहा है आने और जाने का, लेकिन जो आने और जाने का रेट है वो दोनों चूंकि बराबर हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लास जो है वो सैचुरेट कर चुका है। इसका मतलब सॉल्यूट के आने का रेट और सॉल्यूट के जाने का रेट अगर दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि सॉल्यूशन अपना सैचुरेट कर चुका है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक पॉइंट करके याद रखेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन होता है। तो इसको हम लोग नोट करके रखेंगे याद। क्या कहा मैंने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन is defined at dynamic equilibrium। और ये तो होना ही था, क्योंकि अपने को उस स्टेट तक सॉल्यूट को घुलाना है जब तक कि घुल सकता है। तो ऑटोमेटिक है, जब जितना घुलेगा उतना ही निकल जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूट अपने मैक्सिमम अमाउंट में घुल चुका है। तब तो भैया यही तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और यही तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होता है। ठीक है बच्चों, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिफाइंड एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, यानी कि हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डी फॉर डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितना तेजी से डिसोल्यूशन होगा उतना ही तेजी से क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ये तो कंडीशन था किसका, किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेट करने का, क्या कि भाई डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जो बात हम लोग से सीखना है कि जब भी किसी चीज को हम लोग घुलाते हैं तो घुलाने में कितने तरह के इंट्रैक्शंस होते हैं, आखिर कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में किस तरह से घुल जाता है, इस पर भी क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। तो ध्यान देंगे, जो हम लोग को अगली बातें पढ़नी है
वो क्या है कि कितने तरह के इंटरेक्शन संभव हैं जब किसी सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल 3 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं जिससे कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हैं, देयर आर थ्री इंटरैक्शंस, और इसको जरा ध्यान से सीखिएगा, इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन काम होने वाला है। तो there are three interactions operate in the dissolving process, यानी किसी सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करना है तो 3 इंटरेक्शंस होते हैं, 3 तरह से इंटरेक्शन होते हैं। तो पहला इंटरेक्शन क्या है, सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन लोग देख लेते हैं। पहला है सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन, तो इसको हम लोग कह देते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब क्वेश्चन उठता है, सर सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या है? तो एक ऐसा इसको हम लोग कहते हैं कि जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहले वो किस स्टेट में होता है, तो थोड़ा सा लंप के फॉर्म में होता है। सॉलिड जो सॉल्यूट होता है वो किस फॉर्म में होता है, अपना जो सॉल्यूट होता है वो लंप के फॉर्म में होता है, टुकड़े के फॉर्म में होता है, फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन जैसे उसको तुम सॉल्यूशन में अगर तुम बनाना चाहते हो तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तुमको तोड़ना पड़ जाएगा। तो तुमको तोड़ना नहीं है। अगर तुम पाउडर बना के डालोगे तो सॉल्यूशन तेजी से बनेगा, अगर तुम पाउडर बना के नहीं डालोगे तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर आके टकराएंगे और उसको धीरे धीरे करके तोड़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूट को फाइन पार्टिकल्स में आपको तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़िए या फिर सॉल्वेंट भी ये काम करता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूट पार्टिकल में क्या होगा, टूट जाएगा। और इस काम को होने में क्या होता है, एनर्जी लग जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो इंटरेक्शंस है ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना, एंड इट टेक्स एनर्जी। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो क्या कि सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड इट टेक्स एनर्जी। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट इंटरेक्शन। और दूसरा होता है बच्चों सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट है, अभी मान लो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहां पे तो कोई गैप दिख ही नहीं रहा है जहां जाके सॉल्यूट पार्टिकल जाके एकोमोडेट करेगा। तो होता क्या है कि सॉल्वेंट भी जो होते हैं आपस में एक दूसरे को पुश अपार्ट करते हैं, यानी कि दोनों को दूर, आपस में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर देते हैं, डिस्टेंस लाते हैं, गैप बना देते हैं, सॉल्यूट के लिए जगह बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड गैप, या होल भी कह सकते हो, है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन जाता है, एक गैप बन जाता है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जितने भी हैं उनके बीच एक गैप बन रहा है, और इसी गैप को हम लोग क्या देते हैं, जो गैप के बनने की जो प्रक्रिया है उसको कह देते हैं हम लोग सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो इसको तुम लिखना तो लिख सकते हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स पुश्ड अपार्ट टू मेक अ गैप। ये कैसा इंटरेक्शन है जिसमें लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पुश्ड अपार्ट टू मेक अ गैप। मकसद क्या है, टू एकोमोडेट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये जो गैप है इसी में ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को एकोमोडेट आकर करेगा, मतलब रख लेगा। और यह जो प्रक्रिया इट ऑल्सो टेक्स एनर्जी, यह भी एनर्जी लेगा। अगर ये इवन एनर्जी लेगा तो ये E2 एनर्जी लेगा। ठीक है, यानी कि ये भी इंडोथर्मिक और यह प्रक्रिया भी क्या है बच्चों, इंडोथर्मिक। तो यह तो अपना जनरल सॉल्वेंट हो गया, लेकिन यह एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें क्या आ चुका है, गैप आ चुका है, माने सॉल्वेंट विथ गैप या फिर होल, विथ गैप्स और होल। ठीक है,
तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा दो तरह के इंटरेक्शंस हम लोग देख लिए, एक तो होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, एक को हम लोग कह देते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अगला है बच्चों तीसरा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है? तो तुमने देखा होगा फाइन पार्टिकल्स बन चुके हैं ड्यू टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए हैं, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण आपके सॉल्वेंट में गैप आ चुका है, सॉल्वेंट में क्या आ चुका है, होल बन चुका है। ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण है। अब होना क्या है कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ये इसी गैप में आके एकोमोडेट कर जाएगा, मतलब कि सेट कर जाएगा, यानी कि इस गैप को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, इस गैप को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, इस तरह से ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, इस तरह से। तो अब ये बन चुका है मेरा सॉल्यूशन। ये क्या बन चुका है बच्चों, सॉल्यूशन। तो ये है फाइन सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये है सॉल्वेंट विद गैप, और ये है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये क्या कर देंगे, इसी गैप को एकोमोडेट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। और यह जो प्रक्रिया है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स अट्रैक्ट करता है किसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स को, और रिलीज कर देता है एनर्जी। तो क्या लिख सकते हो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अट्रैक्ट द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड रिलीज एनर्जी। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी क्या कर देता है, ये रिलीज। अब मान लो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, E3। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में E1 एनर्जी कंज्यूम होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में E2 एनर्जी कंज्यूम होता है, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या होता है, E3 एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि उस पहले के दो इंटरेक्शन थे उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा था, और ये जो एनर्जी है इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। थोड़ा नोट देके कुछ पॉइंट कह दूं। जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस होता है उस एनर्जी को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, यानी कि E1 को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, लैटिस एनर्जी कह सकते हैं, लैटिस एनर्जी। दूसरा E3 माइनस E2, यानी कि जितना एनर्जी यहाँ से रिलीज कर रहा है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, दोनों का डिफरेंस, यानी कि कितनी कमाई हुई और कितना खर्च हो रहा है, इस तरह से। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम लोग कह देते हैं हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे यहाँ पे कि जो E3 अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो हमेशा ज़्यादा होगी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में यूज होने वाले एनर्जी से। यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में जितनी भी एनर्जी यूज होती है उससे ज़्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे निकल जाएगी। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, अल्टीमेटली ये रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि E3 ज़्यादा है, E2 कम है, कमाई ज़्यादा है, खर्च कम है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, एक तरह का रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा उसको डेफिनेशन करके लिखें लैटिस एनर्जी के बारे में, लैटिस एनर्जी के बारे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the one mole solid solute। तो 1 मोल सॉलिड सॉल्यूट को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कह देंगे। तो 1 मोल में इसलिए लिखा हुआ है, जैसे कि तुम लोग को जो भी एनर्जी मिलेगा लैटिस एनर्जी वो पर मोल में लिखा है। जैसे मान लो लिखा रहेगा 5 कैलोरी पर मोल, इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट को तोड़ने में आपको 5 कैलोरी लग जाने हैं। ठीक है।
तो और दूसरा हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डेफिनेशन पूछा जाता है बोर्ड में बच्चों, कहते हैं व्हेन वाटर, हाइड्रेशन जनरली हम लोग वाटर के लिए डिफाइन करते हैं, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स get separated from each other and attracted, किसको अट्रैक्ट करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स को, एंड अट्रैक्टेड टू, अब सॉल्यूट में मान लो कोई भी आयंस है, अट्रैक्टेड टू आयंस, इट liberates एनर्जी, इट लिबरेट्स एनर्जी, एनर्जी लिबरेट करेगा। मैंने कहा था हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लिबरेट ही करना है, क्योंकि E3 ज़्यादा होता है, E2 कम होता है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी में क्या हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी वह एनर्जी है जो यूज अमाउंट है। ये कहाँ होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में जो एनर्जी यूज हो रहा है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की एनर्जी है ये, जो यूज हो गया, यूज है ये, खर्च होता है। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का जो नेट एनर्जी है, इसमें दो प्रोसेस एक दूसरे से लंप, माने दो प्रोसेस में आ गया है। एक तो कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अभी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में एनर्जी यूज हो जानी है और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में एनर्जी निकल जानी है, तो इस दोनों में से जो नेट हो जाएगा, तो नेट तो ये ज़्यादा ही निकलेगा हमेशा और कम ही यूज होना है, तो ऑलवेज हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा, ये एक्सोथर्मिक होगा, रिलीज का अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये। और लैटिस एनर्जी हमेशा खर्च ही होनी है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट को तोड़ना है, तो ये हमेशा कंज्यूम करेगा एनर्जी को, यानी कि ये इंडोथर्मिक ही होनी है। तो लैटिस एनर्जी हमेशा इंडोथर्मिक ही होनी है और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक ही होनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लैटिस एनर्जी बस एक ही प्रोसेस के लिए डिफाइन होगा, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, दो प्रोसेस के लिए डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे एक इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दो इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। अगर इसको हम लोग लिखें इस तरह से, नाउ ऐसे समझिए, सारे इंटरेक्शन साफ साफ मैं लिख दूं, आपके पास प्योर सॉल्यूट है और यहाँ पे हो रहा है बच्चों सॉल्यूट 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 इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन, तो यहाँ से बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सेपरेटेड पार्टिकल्स, किसके, सॉल्यूट के, तो सेपरेटेड सॉल्यूट कह सकते हैं। और इसका मान लेते हैं जो एनर्जी इंथैल्पी चेंज है उसको हम डेल H1 कह देते हैं, डेल H1। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, साफ साफ देख लेना, डेल H1 है। और दूसरा मैंने मान लो, मैंने लिख दिया प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेटेड सॉल्वेंट हो जाएगा, इसको लिख देंगे डेल H2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होनी है वो डेल H1 और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होनी है वो डेल H2। और तीसरा हो जाता है अपना सेपरेटेड सॉल्यूट और सेपरेटेड सॉल्वेंट आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, सेपरेटेड सॉल्यूट, सेपरेटेड सॉल्यूट प्लस सेपरेटेड सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो बन जाएंगे सॉल्यूशन। इसको हम लोग कह देंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन,
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसकी जो एनर्जी चेंज है वो हो जानी है डेल एच थ्री। ये है इंडोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब इसको मैं रिएक्शन के जैसा जोड़ दूं, ठीक है, तो सेपरेटेड सॉल्यूट से सेपरेटेड सॉल्यूट कट जाने हैं, सिंबॉलिकली मैं काट रहा हूँ, सॉल्वेंट से सॉल्वेंट कट जाने हैं, तो प्योर सॉल्यूट यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, प्योर सॉल्यूट प्लस प्योर सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, और इसके जो इंथैल्पी चेंज को डेल एच सोल कह देते हैं, यहाँ डेल एच सोल। तो डेल एच सोल क्या होगा, तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे तीन इक्वेशन मैंने यूज किया है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीनों को मैंने एक तरह से एडिशन किया है, तभी तो कटे हैं लोग। तो एडिशन किया है, तो यहाँ भी ये तीनों क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज डेल एच सोल जो होगा वो क्या होगा, डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री होगा। इस तरह क्वेश्चन एक बार जेई में भी आया हुआ था, ठीक है, कि कौन सा राइट एक्सप्रेशन है। अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो इंडोथर्मिक है, आगे प्लस समझ में आता है, ये भी इंडोथर्मिक है, ये आगे प्लस समझ में आता है, लेकिन ये तो एक्सोथर्मिक था, आगे माइनस होना चाहिए। बोले नहीं, डेल एच जो होता है उसकी वैल्यू प्लस या माइनस में होती है, हम पहले से प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पहले से माइनस नहीं लगा सकते, ये अपना माइनस लेकर आएगा, तो ऑटो मोड में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये अपना प्लस लेकर आएगा। जैसे मैंने कहा डेल एच वन बराबर प्लस 2 किलो कैलोरी, इसको डेल एच टू बराबर हो जाएगा मतलब प्लस 3 किलो कैलोरी, और डेल एच थ्री बराबर हो जाएगा मान लेते हैं प्लस 4 किलो कैलोरी, सॉरी माइनस 4 किलो कैलोरी। तो ये अपना माइनस लेकर के आएगा, इसलिए मैं पहले से माइनस यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो जो अपना सही राइट एक्सप्रेशन है वो क्या है, डेल एच सोल जो होता है वो डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, डेल एच वन क्या था, लैटिस एनर्जी, अगर इसको तुम लोग एक और टर्म में कह सकते हो एनर्जी के टर्म में, तो लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, सॉरी एनर्जी एनर्जी है तो माइनस हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। अब तुमको लग रहा होगा सर यहाँ पे फिर माइनस कर दिए कैसे, इनके लिए तो लैटिस एनर्जी आप लिख दिए, फिर लेकिन इन दोनों के लिए आप माइनस फिर क्यों कर दिए, प्लस लिखना चाहिए था। तो मैंने कहा यहाँ मैंने एनर्जी लिखा हुआ है, एनर्जी जो होता है वो अपना प्लस माइनस लेकर नहीं आता है, यानी कि उसको हम लोग प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एनर्जी एक सिंपल एक वैल्यू है, इसकी स्केलर क्वांटिटी है, वो अपनी वैल्यू लेकर आएगा। जैसे लैटिस एनर्जी 2 लिखा रहेगा, 2 किलो कैलोरी लिखा रहेगा, क्या कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी 3 किलो कैलोरी लिखा रहेगा, यानी कि हाइड्रेशन है तो वो अपना माइनस नहीं लिखा रहेगा, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जब लिखा रहेगा तो जनरली मैसेज मान लो लिखा हुआ है 4 किलो कैलोरी, तो माइनस नहीं लगा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, क्योंकि एनर्जी में प्लस माइनस यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इसी एनर्जी पे इंथैल्पी हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, लैटिस इंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब जैसे इंथैल्पी मैंने लिख दिया तो ये अपना प्लस माइनस लेकर के आएगा। अब प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी, तो ये अपना प्लस माइनस लेकर आएगा, माने कि इंथैल्पी का वैल्यू है तो लिखा रहेगा प्लस 2 किलो कैलोरी लिखा रहेगा, और हाइड्रेशन इंथैल्पी है तो इसमें माइनस 3 किलो कैलोरी या माइनस 2 किलो कैलोरी कुछ लिखा रहेगा। यानी कि ये अपना माइनस लेकर के आता है, इंथैल्पी अपना माइनस लेकर के आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा रखा है। और एनर्जी अपना प्लस माइनस लेकर नहीं आता है, यानी कि इसका अपना कोई माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आपको घुमाया जा सकता है कि भाई लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो सही है, और लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी ये गलत हो जाएगा, या फिर लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ये गलत हो जाएगा। यानी कि जो मैंने यहाँ लिखा है उसको अच्छे से याद रखिएगा, और ये जो पूरा जो सेगमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। एनर्जी रहेगा तो माइनस यूज करना है, क्योंकि अपना वो माइनस लेकर नहीं आएगा, और एंथैल्पी रहा तो प्लस यूज करना है, क्योंकि ये अपना माइनस लेकर के आएगा, ठीक है बच्चों। अब डेल सॉल्यूशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, उसको हम देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज डेल एच सोल
का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक। पॉजिटिव कब होगा, जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब होना है, जब लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब अभी जो सॉल्यूट उसमें तुमने डाला है वो टूट ही नहीं पा रहा है, तो तुमको बाहर से हीट देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सॉल्यूट टूटेगा और तभी जाकर के सॉल्वेंट में वो घुलेगा, है ना। तो लैटिस एनर्जी जब ज्यादा हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो तुम जब तक बाहर से हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन बनना आसान नहीं होता है, आसानी से नहीं बनता है, डिसोल्यूशन आसान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यानी कि यह जो प्रोसेस है इंडोथर्मिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडोथर्मिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू कम है, कमाई कम हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो भाई बाहर से हमको तो एनर्जी लेना ही पड़ेगा। अब बाहर से एनर्जी लिए तो इंडोथर्मिक हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका लैटिस एनर्जी कम है सॉल्यूट का, माने कम ही एनर्जी में वो टूट जा रहा है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जा रहा है और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रहा है। तो ऑब्वियस है, जब ज्यादा कमाई हो रही है और खर्च कम हो रहा है तो क्या होगा, बाहर की ओर सिस्टम से बाहर क्या होगा, एनर्जी रिलीज करने लगेगा। तो यह क्या हो गया, एक तरह का एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये जैसे बनेगा इससे हीट उट निकलने लगेंगे, ग्लास गर्म होने लगेगा, बीकर गर्म होने लगेगा, ये हो गया एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है जिसमें डेल एस सॉल्व जीरो हो जाए, यानी कि जितना आपका कमाई है और जितना आपका खर्च है वो दोनों बराबर हो जाए, यानी कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी की जब बराबर हो जाता है तो ना हीट लॉस गेन जीरो। तो इसका मतलब वह सॉल्यूशन एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये क्या इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने घटने से सॉलिडिटी पे कोई रोल नहीं आने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि यह क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ तो टेम्परेचर इसको डिस्टर्ब करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉलिडिटी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, लॉस गेन बराबर है, तो हीट का लॉस गेन हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि सॉल्यूशन इज इन थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया भाई, टेम्परेचर से इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, इसमें टेम्परेचर से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, सॉल्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा देने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ा देने से जो घुले हुए सॉल्यूट है वो बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई भी इफेक्ट टेम्परेचर का सॉल्यूशन पे, सॉल्युबिलिटी पे नहीं होगा अगर डेल एच सॉल्यूशन का मान जीरो होगा। ये याद रखेंगे, जेई नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स जिस पे इफेक्ट करते हैं आपका सॉल्युबिलिटी, तो देखते हैं क्या है। अपना हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसको लिखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है, देयर आर फॉलोइंग factors which influence the solubility of solid in the liquid। किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड में घुलाते हैं तो उसके सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, सॉलिडिटी बढ़ जानी है, घट जानी है, कब बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा, वो कैसे संभव होता है, कब संभव होता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें जो पहला फैक्टर है जो आप लोग को जानना चाहिए, जो पहला है जो हम लोग देख लेंगे, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो भी मैं बात कर रहा था, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाना है, घटने से क्या हो जाना है। और तीसरा हो जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, है ना। अब इसको वन बाय वन देखेंगे, अपना टॉपिक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आखिर सॉल्यूट का नेचर किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में काफी पॉपुलर एक स्टेटमेंट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या होता है कि जो समान तरह के सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं वो आपस में बड़े अच्छे सॉलिडिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसको टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, ए यूजफुल generalization in chemistry is like dissolves like, इसको याद रखिएगा, like dissolves like। दैट इज का क्या मतलब है, दैट इज हाई solubility occurs when molecules of solute are similar in structure and electrical properties। electrical properties to molecules of solvent। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब पोलैरिटी, पोलर है कि नॉन पोलर, ठीक है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जितना मैच करेगा, जितना सेम होगा, उन दोनों के घुलने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाती है। यानी कि सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में उतना ही अच्छा अपना सॉल्युटी शो करेगा। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगा, उस सॉल्यूट का गिवन सॉल्वेंट में घुलने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और जितनी ज्यादा घुलने की टेंडेंसी हो जाएगी, यानी कि उसका सॉल्युटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, और क्या लिख सकते हैं, दैट इज polar solute dissolve in polar solvent। polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent, है ना। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में अच्छी सॉलिडिटी शो करता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छी सॉलिडिटी शो करता है, ज़्यादा अच्छी सॉलिडिटी शो करता है। तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर चीनी जो है वो तो नॉन पोलर है, कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी वो क्या कहता है, वो घुल जाता है इसमें, पानी में घुल जाता है, पानी जो कि पोलर है, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चीनी है, ग्लूकोज है, ये सब कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होने के बावजूद भी क्या होता है, वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। तो उसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो जिससे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी बस हमको समझना है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में अच्छी सॉलिडिटी शो करेगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छी सॉलिडिटी शो करेगा। जैसे पोलर सॉल्यूट का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो क्या हो सकता है, तो एग्जांपल की चर्चा मैं कर दूं।
पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो थोड़ा एग्जाम्पल्स तो पोलर सॉल्यूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, NaCl ले लो, या फिर बेस ले लिए KOH, BaCl2, etc. पोलर सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट घुल जाएंगे, आराम से ज़्यादा घुल जाएंगे, H2O, अमोनिया, HF, SO2, H2S, etc. लेकिन ये सब लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया तो गैस के फॉर्म में भी होता है, SO2 गैस के फॉर्म में भी होता है, तो ये सब किस फॉर्म में होना चाहिए? इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तभी तो ये तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं और तभी तो ये लिक्विड में घुल जाएंगे, और क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और एक आप एग्जांपल देख सकते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट का। नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे तुम लोग सुनते होगे नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं जो लोग रखते हैं अलमीरा में। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें ये घुल जाएंगे, आराम से घुल जाएंगे, ज़्यादा घुलेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, गैसोलीन, etc. ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? कुछ पोलर सॉल्यूट और कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट, कुछ पोलर सॉल्वेंट और कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स हैं, जिसको दिमाग में रखिएगा। अब थोड़ी सी मैं बात कर दूं डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर के बारे में। थोड़ा इसको देख लो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। एक वर्ड कभी कभी आप लोगों को मिलता है सॉल्वेटेड आयन, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सॉलिड सॉल्यूट है आपके पास, मान लो मैं सोडियम क्लोराइड ही लेता हूँ, तो किस फॉर्म में होगा? वो सॉलिड के फॉर्म में है। मान लो मैंने एक सॉलिड बना लिया इस तरह से, अभी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि अभी लैटिस एनर्जी कंज्यूम नहीं हुआ है। ये मान लेते हैं प्लस है, Na प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सोडियम प्लस को, प्लस का मतलब हो गया, प्लस को मैं कह रहा हूँ, Na प्लस को मैं प्लस कह रहा हूँ, और माइनस मैं Cl माइनस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको तुम जैसे ही पानी में डालोगे तो क्या होगा? पानी में क्या होता है? जो H2O होते हैं, तो O के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज होता है और H के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज होता है। तो ये जो माइनस होगा, ये इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, और ये जो खींचता है, तो इस प्लस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगा हुआ रहता है, इसको वो कमजोर करने लगता है। तो वाटर के ऑक्सीजन जब इस प्लस को अपनी ओर खींचते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कमजोर होने लगता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते थे वाटर का डायरेक्ट्री कांस्टेंट। तो वाटर का डायरेक्ट्री कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब ये काफी तेजी से खींचेगा और प्लस और माइनस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को उतना ही कमजोर कर देगा, यानी कि बहुत ही आसानी से उसको निकाल करके ले जाएगा। जब इसका डायरेक्ट्री कांस्टेंट का मान काफी ज्यादा है, यानी कि काफी ताकत से खींचेगा इसको, और बहुत ही आसानी से इसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कमजोर कर देगा। ये वाटर की खासियत है, और इसको क्या कर देगा? सॉल्वेट कर देगा, यानी कि सोडियम आयन फिर निकल जाएंगे बाहर, और चारों तरफ से जो होता है वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेते हैं, है ना? वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेता है ना? चारों तरफ से घेर लिए इसको। ये है बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्लस माइनस का, ये माइनस डेल्टा सबके ऊपर, सारे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा काम कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? तो सोडियम आयन को किसने घेर लिया है? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो स्टेट होता है इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेटेड Na प्लस। और ये जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा इसको खींचने की, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है Na प्लस का सॉल्वेशन।
तो अगर लिखा कहीं आपको मिल जाए सॉल्वेटेड आयन, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब वह जो आयन है वह वाटर मॉलिक्यूल्स से क्या है, सराउंडेड है, इसका मतलब बस इतना ही है। अब मान लो इसमें, अब Cl माइनस मुझे निकालना है, तो मान लो इसमें वाटर में 2 इंड है, फिर से हाइड्रोजन जिसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज होता है, ये क्या करेगा, फिर से इसको अपनी ओर खींचेगा, वाटर अपनी ओर खींचेगा, और हाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण यहाँ जो प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको काफ़ी कमजोर कर देगा, और इसको खींचते हुए बाहर लेके जाएगा वो। इसको हम लोग कह देंगे क्लोराइड का सॉल्वेशन, Cl माइनस का सॉल्वेशन हो रहा है, और Cl माइनस को भी क्या कर लेगा बच्चों, चारों तरफ से वाटर घेर लेगा। इस तरह से सारे तरफ से वाटर क्या करेगा, इसको अपनी ओर घेर लेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेटेड Cl माइनस, सॉल्वेटेड Cl माइनस। तो कहीं भी अगर आपको सॉल्वेटेड वर्ड आ रहा है तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, तो सॉल्वेटेड का मतलब क्या होता है। तो सॉल्वेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मॉलिक्यूल्स जो आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे उसके आयंस जो हैं वो ब्रेक आउट होकर निकल चुके हैं, और उसको वाटर जो है अपनी चारों तरफ घेर चुका है, सिंपली वह घुल चुका है ना, यानी कि वो गैप में आ चुका है। वो कहाँ आ चुका है, जो मैंने बताया था सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बन जाएगा और उस गैप में आ जाएगा, तो ये उस गैप में आ चुका है ना, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। अब हम लोग सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। अपना क्या था सेकंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कब, जब डेल एच सोल जो हो वो पॉजिटिव हो, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी पे क्या पड़ेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपना सॉल्यूशन किस नेचर का है। अगर वह इंडोथर्मिक नेचर का सॉल्यूशन है तो टेम्परेचर के बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जिसको हीट की जरूरत है उसको अगर तुम हीट दोगे तभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उसकी। तो इंडोथर्मिक सॉल्यूशन को हीट की जरूरत होती है, इसलिए टेम्परेचर के बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, टेम्परेचर के घटा देने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। दूसरी बात, अगर डेल एच सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कि अगर एक्जोथर्मिक सॉल्यूशन है, यानी कि उसको हीट की जरूरत नहीं, वो खुद अपना हीट रिलीज कर दे रहा है घुलने से, और उसको तुम बाहर से और हीट दे दोगे तो सॉल्यूशन का बनना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, घुलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन एक्जोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और टेम्परेचर के घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखेंगे, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। और तीसरी बात, डेल एच सोल जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो मैंने कहा था कि जब डेल एच सोल जीरो हो जाता है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे एडवांस में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, डेल एच जीरो है, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में बच्चों, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होने वाला है, उसको जितना घुलना है उतना ही घुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रेशर के पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा प्रिंसिपल होता है, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, जिसको जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली बातें हो रही हैं। और जो भी फैक्टर्स हैं, देख रहे होगे टेम्परेचर कभी बढ़ जाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, टेम्परेचर घटाने से कभी घट जा रही है, कभी कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ली चटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है इसमें, तो ली चटेलियर्स, बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, चटेलियर्स CHATELIERS, ली चटेलियर्स, फिर से लिख दूं यार, क्या क्या नाम है, CHATELIER, ली चटेलियर्स
प्रिंसिपल, अपने को नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब है, लेकिन हाँ भाई बोर्ड एग्जाम देना तो नाम से ही मतलब है। तो ली चैटर्जीज प्रिंसिपल्स ये क्या कहता है? ली चैटर्जीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है और वो जिन भी फैक्टर के कारण इक्विलिब्रियम पे है, अगर उस फैक्टर को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो सिस्टम जो होता है वह अपने में मिनिमम चेंज लाकर फिर से इक्विलिब्रिया को गेन कर लेता है। ठीक है, इफ अ सिस्टम is initially in equilibrium and anything is done which disturbs its equilibria, then system regains its equilibria with minimal change, है ना? सिंपल सी बात है, वो तो होती है। मान लो किसी को मैं एक 1 न्यूटन से किसी के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो 1 न्यूटन के हिसाब से उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और किसी में मैं 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने तो उसमें 1000 न्यूटन के हिसाब से डिस्टर्बेंस होगा, है ना? बस साउथ इंडियन मूवी को छोड़ के, है ना? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ली चैटर्जीज प्रिंसिपल में क्या होता है, जितना हम फोर्स लगाते हैं उससे ज्यादा या उससे कम का डिस्प्लेसमेंट नहीं, जितना हम लगाएंगे, जितना हम डिस्टर्बेंस करेंगे उसके हिसाब से ही सिस्टम अपने आप को मिनिमम चेंज करता है, मैक्सिमम चेंज नहीं। ठीक है, यही है ली चैटर्जीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं। तीसरा था हम लोगों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, effect of pressure। It is not a significant factor. It is not a significant factor because solute जो कि solid है and solvent जो कि liquid है are already in compressed state। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ भाई प्रेशर का कोई रोल नहीं है किसमें, जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घुलाना है तो। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों खुद से ही काफी कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर है, उसको हम लोग फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। प्रेशर जो है वह गैस के ऊपर इफेक्टिव रोल प्ले करता है, लेकिन यहां पे गैस तो कुछ नहीं है, दोनों में से एक सॉलिड है और एक सॉल्वेंट है, तो प्रेशर का कोई रोल नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, फिर भी तुमसे कोई अगर रिजिड वे में बात करे कि क्या ऐसा एकदम नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं होगा। अगर थाउजेंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे ज्यादा कोई प्रेशर लगा दे तो हो सकता है थोड़ा बड़ा सॉलिडिटी डिफर कर जाए, लेकिन हम लोग वहां पे उसको उतना हम लोग माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ऑलरेडी काफी कंप्रेस्ड है और प्रेशर बढ़ा के सॉलिडिटी को बढ़ाना करीब करीब पॉसिबिलिटी उसकी नहीं होती है। इसलिए मैंने यहां लिखा है इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, मैंने वैसा फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर हम लोग जो दिखे, विजिबल फैक्टर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे थोड़ा सा कुछ बदलाव हो सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो ये जो फैक्टर होगा ये जब काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कब? जब हमारा सॉल्यूट गैस हो जाएगा, उसकी बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग काफी चीजें सीखी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने में कौन कौन से दो मुख्य प्रोसेस होते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। उसका फिर मैंने सीखा डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है।
फिर बताया आपको डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है तो उसमें कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। 3 इंटरेक्शंस मैंने बताया, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, उनकी डिटेल चर्चा की। उसके बाद हम लोग सीधे आ गए थे कि सॉलिड सॉल्यूट को अगर किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाना है तो किन किन फैक्टर पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करेगी। तो मैंने शुरू में बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर बताया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस तरह से खत्म होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी का अपना पहला टॉपिक। लास्ट टॉपिक और अगला टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी का अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।